वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे थाउट बताने वाला हूँ, एक बहुत अच्छे कोटेशन बताने वाला हूँ। इसको ध्यान में रखिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर नहीं बदली जाए तो यकीन मानिए वो आदतें आपका वक्त बदल देगी। इसलिए आपके अंदर या आपसे रिलेटेड जो भी बुरी आदतें हैं उसको बंद कीजिए। वो देखिए आपका वक्त किस तरह से चलेगा, वक्त अच्छे से बीतेगा और आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर फोर्थ, द वेस्टर्न डेजर्ट। टॉपिक यानी चैप्टर नंबर जो है द वेस्टर्न डेजर्ट। आज हम आपको ये चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठिए और कॉपी कलम निकाल के रखिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको नोट डाउन करते रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लिखते जाएंगे और अब बाद में इसको एक अच्छी से फेयर कॉपी में लिख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। A desert is an area of land which has little rainfall and almost no vegetation. कहने का मतलब है डेजर्ट वह एरिया होता है जहाँ पर कि वर्षा की मात्रा बहुत कम हो, रेनफॉल बहुत लिटिल मात्रा में होता है और वहाँ पर एक भी वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल नहीं होते हैं। इट मे हैव ए सैंडी और रॉकी सरफेस, और वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है सैंडी डेजर्ट या रॉकी डेजर्ट। कहने का मतलब है या तो आपको बालू वाला एरिया देखने के लिए मिलेगा या पत्थर चट्टान का एरिया मिलेगा देखने के लिए। द थार डेजर्ट, आप अब आते हैं द थार डेजर्ट्स अपना जो इंडिया में है। जब वेस्टर्न डेजर्ट जो है वो राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग इसका पाकिस्तान में भी है, तो उसको हम लोग देखेंगे। जो वेस्टर्न डेजर्ट है वो थार डेजर्ट, उसको देखेंगे। द थार डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप जानते हैं थार डेजर्ट जो इंडिया में है उसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इंडिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो यही है और दूसरा कोई डेजर्ट नहीं है। और भी है, डेजर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो आपको हॉट डेजर्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा द थार डेजर्ट में, और लद्दाख के साइड आप जाइएगा तो वहाँ पर कोल्ड डेजर्ट आपको मिलेगा क्योंकि वो एरिया बहुत ही ठंडा प्रदेश होता है। तो आइए, द थार डेजर्ट्स ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इट इज ए लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये कहा जा रहा है कि ये बहुत लार्ज है, मतलब बहुत बड़ा है, और इसका जो एरिड रीजन इन नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इसका जो पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि शुष्क प्रदेश है। शुष्क प्रदेश उसको कहते हैं जो कि बहुत ही, मतलब कहा जाता है कि वहाँ पर ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, यानी गर्मी का मात्रा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। विथ एन एरिया ऑफ मोर देन 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज़ द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। यानी ये कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में इसका जो एरिया है, मतलब इसका एरिया मोर देन बताया जा रहा है कि 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 9th नंबर पे लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में आता है। यानी इसका हिंदी जो हो जाता है उपोष्ण कटिबंधीय है। यानी आप जब देखेंगे उपोष्ण कटिबंधीय है, यानी आप जब ये देखेंगे लैटिट्यूड से फिर लॉन्गिट्यूड ये सब जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा सब ट्रॉपिकल जोन होता है, कौन कौन सा जोन होता है, मतलब बहुत सारे जोन होते हैं, उसको डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से आप समझ जाइएगा। कहा जाता है कि 30 से 35 मीटर, समझिए 30 से 35 मीटर नॉर्थ और 30 से 35 मीटर यानी 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ, ये एरिया मतलब डेजर्ट वाला एरिया होता है और उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए वो एरिया डेजर्ट हो जाता है। ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट जो है 9th नंबर पे है। तो सबसे फर्स्ट में आपका माइंड में आना चाहिए कि वो कौन है।
तो सहारा डेजर्ट आपको याद होगा, सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आता है, और ये हमारा जो 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो है द थार डेजर्ट। अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया दिया है 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसको याद रखेंगे। It lies mostly in the Indian state Rajasthan and extends into the southern portions to Haryana, Punjab and into northern part of Gujarat। यानी इसका जो भाग ज़्यादातर मोस्टली फैला हुआ है राजस्थान में, और इसका भाग और आगे तक चल के साउथर्न पोर्शंस ऑफ हरियाणा, कुछ भाग इसका हरियाणा में है और कुछ पंजाब में है, जो साउथ भाग में है साउथर्न पार्ट, और कुछ भाग नॉर्थर्न पार्ट ऑफ गुजरात। ये अपना इंडिया का मतलब स्टेट में, इंडियन स्टेट में ये सब फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा। अब आगे देखते हैं। टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट इज़ द सतलज रिवर बेसिन, यानी नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो इसका फैलाव है ये थार डेजर्ट का, ये सतलज रिवर बेसिन तक गया है। टू द साउथ इज़ ए साल्ट मार्श नॉन एज द ग्रेट रन ऑफ कच्छ, और साउथ में जो इसका फैलाव है ये रन ऑफ कच्छ, यानी जानते हैं कि यहाँ पर साल्ट का मतलब नमक का ज़्यादा उत्पादन होता है। रन ऑफ कच्छ जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ यानी ये गुजरात में पड़ता है, वहाँ ये साल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये इसका फैलाव थार डेजर्ट का वहाँ तक है। थर्ड पॉइंट का रहा टू द साउथ, यानी साउथ टू ईस्ट इज़ द अरावली रेंज, यानी ये साउथ ईस्ट में अरावली रेंज तक फैला हुआ है। आप जानते हैं कि वर्ल्ड्स ओल्ड माउंटेन जो है, दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन जो है वो अरावली माउंटेन है, और वो अभी एक तरह से टूट के बिखर चुकी है, यानी वो अभी फोल्डेड माउंटेन नहीं रही, ये पहले फोल्डेड माउंटेन हुआ करती थी। अब एक तरह से इसको रेसिडुअल माउंटेन कह सकते हैं, यानी ये अवशिष्ट माउंटेन है। अब ये एक तरह से माउंटेन नहीं रहा, जिस तरह से अपने युवावस्था में ये कहा जाता है कि हिमालय माउंटेन से भी बहुत ऊंचा था, माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊंचा था। फिर कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है द डेजर्ट एक्सटेंड्स अप टू द नेबरिंग कंट्रीज अमेजिंग पाकिस्तान इन द वेस्ट, यानी कहा जा रहा है कि इसका जो एक्सटेंड है ये डेजर्ट का, ये नेबरिंग कंट्री जो है अपना पाकिस्तान, मतलब ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, यानी अपना जो ये डेजर्ट है थार डेजर्ट ये पाकिस्तान तक वेस्ट तक में है, पाकिस्तान वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सब देख लिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। चलिए अब जो अगला टॉपिक है ये आपका लैंड सरफेस। लैंड सरफेस होता क्या है, आप देखते होंगे कि जिस पर हम अभी घर बना के रह रहे हैं या चलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, वो आपका लैंड है, और ऊपर का जो भाग होता है उसी को कहते हैं सरफेस, यानी अर्थ के ऊपरी भाग को हम कह सकते हैं लैंड सरफेस। चलिए अब इसका जो है एग्जांपल, मतलब इसको किस तरह से इसको क्लियर किया गया है, आइए इसको देखते हैं। देयर आर 3 प्रिंसिपल लैंड फॉर्म्स इन द डेजर्ट रीजन, द predominantly sand covered, third the plains with hills and the semi arid area surrounding the Aravalli range, यानी इसका जो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांट दिया गया है इसका डेजर्ट को। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्य रूप से, और इसका जो सैंड कवर्ड है थार डेजर्ट जो प्लेन्स एरिया और हिल से भी है, यानी इसमें कुछ प्लेन एरिया भी आपको देखने के मिलेंगे, कुछ हिल्स वगैरह इसके, क्योंकि ये फैलाव बहुत ज़्यादा तक है। 250 स्क्वायर किलोमीटर आप समझ सकते हैं, 2.5 लाख यानी 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला है। तो कहीं आपको इसका एरिया, ये तो शुष्क प्रदेश यानी सूखा प्रदेश है ही है, यहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। कहा जाता है जिस जगह पर 125 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा होती है वो एरिया डेजर्ट हो जाता है, और भी डेजर्ट होने का बहुत सारा कारण है। तो ये सब जो है ये प्लेन्स और विथ हिल्स एंड सेमी एरिड एरिया सराउंडिंग द अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है वो आपका हिल्स भी है, पहाड़ी भी है, और कुछ एरिया वहाँ का बहुत ही गर्म भी है, कुछ एरिया वहाँ का बहुत अच्छा भी है, घूमने लायक है, और कुछ एरिया उसका सैंड से भी कवर्ड है।
ये अरावली के बारे में बताया जा रहा है। ऑन द होल द थार डेजर्ट स्लोप्स imperceptibly towards the Indus plains and the surface unevenness is mainly due to sand dunes। अब देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है, यानी थार डेजर्ट का जो एरिया होता है वो एरिया थोड़ा सा इंडस प्लेन भी है, यानी सिंधु नदी का भी उसमें विस्तार है, चूँकि सिंधु नदी जो है वो पाकिस्तान में गया है। एंड इसका जो सरफेस है अनइवनेस है, और मेनली जो इसका जो ड्यू टू सैंड ड्यून्स, यानी इस तरह का जो बना एक मतलब टीला बन गया है, कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बालू का ही एक बहुत बड़ा टीला बन गया है, आपको लगेगा कि पहाड़ पत्थर चट्टान है, लेकिन वो बालू का ही एक टीला है जो आपको कभी कभी देखने के लिए डेजर्ट वगैरह में मिलेगा। तो ये सब एरिया जो है काफ़ी ही सूखा रहता है, सूखा प्रदेश इसको कहा जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा कम होता है। या इंडस प्लेन यानी थोड़ा सा ये आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर थोड़ा सा रिवर का फैलाव डेजर्ट तक गया है, और यहाँ पर आपको बालू ही बालू ज़्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। द ड्यून्स इन द नॉर्थ इन द साउथ आर हायर, rising sometimes to 152 meters, whereas in the north they are lower and rise to 16 meter above ground level। यानी कहा जा रहा है कि इसका जो साउथ लेवल में है इसका बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, लगभग 152 मीटर है, और कहीं कहीं पर देखा जाता है जहाँ तहाँ मतलब देखा जाता है इसका नॉर्थ में कि लोअर इसका जो है ये 16 मीटर एबव ग्राउंड लेवल से है, यानी यहाँ पर कम है और यहाँ पर हाइयर है। यानी साउथ में हाइयर आपको देखने के लिए मिलेगा और नॉर्थ में आपको लोअर यानी 16 मीटर तक ही इसका एबव ग्राउंड लेवल से है। द अरावली फॉर्म्स द मेन लैंडमार्क टू द साउथ ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट। यानी अरावली जो फॉर्म्स किया है इसका मेन लैंडमार्क जो है ये साउथ ईस्ट से लेकर मतलब थार डेजर्ट तक है। यानी समझ सकते हैं कि ये अरावली माउंटेन, ये अरावली जो माउंटेन है बेसिकली राजस्थान में ही पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। द सॉइल्स ऑफ द एरिड जोन आर जनरली सैंडी एंड लोमी इन टेक्सचर। आप समझिए कि इसका जो सॉइल है इसका शुष्क प्रदेश जो ये सूखा मतलब प्रदेश है जहाँ पर ये मात्रा में पाया जाता है, तो वो प्रदेश तो बहुत सूखा है, बारिश का होता ही नहीं है। तो वहाँ पर जो बहुत मात्रा में वहाँ पर पानी जो है ज़मीन के अंदर से भी सोख लिया जाता है, तो वो एरिया धीरे धीरे बालू छोड़ने लगता है, बाद में डेजर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आपको वो सैंडी और लोमी तरह का आपको यहाँ पर बालू देखने के लिए मिलेगा। द वेस्टर्न डेजर्ट इज मोस्टली सैंडी प्लेन्स बट इन सम प्लेसेस रॉकी सरफेस में ऑल्सो बी सीन। यहाँ पर वेस्टर्न डेजर्ट में आपको मोस्टली जो सैंडी प्लेन्स यानी बालू वाला एरिया देखने के लिए मिलेगा, समतल एरिया भी आपको मिलेगा लेकिन बालू से, और कहीं पर आपको रॉकी सरफेस देखने को मिलेगा, लगेगा कि पत्थर का एक सारा मतलब वो एक ऊंचा टीला बन गया है। तो ये आपको इसका सरफेस में देखने के लिए मिल सकता है। सैंड ड्यून्स विच आर ए typical feature of the sandy desert are also seen here and there। आपको यहाँ पर टिपिकल फीचर्स यानी कुछ डेजर्ट में आपको कुछ अलग अलग फीचर्स दिखाई देंगे। कहीं पर सैंडी का मतलब डेजर्ट है और कहीं पर आपको लगेगा कि एक छोटा सा मतलब वहाँ पर प्लेन्स एरिया नहीं हो के वहाँ पर गड्ढा है, लेकिन उसमें पानी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गड्ढा है तो पानी होगा, कहीं पर उबड़ है, कहीं पर खाबड़ है, कहीं समतल है, कहीं पर उसका ऊंचा टीला जैसा आपको लगेगा। तो यहाँ पर बहुत तरह के आपको ये डेजर्ट में अलग अलग चीज़ नज़र आएंगे। तो आप ये चीज़ को समझ गए होंगे कि किस किस तरह का यहाँ पर है। हायर कितना गया है 150 मीटर, और लोअर कितना है उसका ग्राउंड फ्लोर से 16 मीटर, और भी यहाँ पर ये अरावली रेंज तक फैला हुआ, कुछ कंट्री तक भी फैला हुआ है। आप इसको अच्छे से देख लें और समझ लें, उसके बाद ही नोट्स बनाएं। चलिए अब दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एरिया जो है आपका ये समतल भूमि है, ऐसा नहीं कि ये डेजर्ट है।
डेजर्ट आप जानते हैं बालू वाला एरिया होता है, उसको हम आपको दिखाएंगे। चलिए तो हम आपको प्लेन्स एरिया दिखा दिए, यहाँ पर किस तरह से पेड़ पौधे, यहाँ पर कुछ ये हैं, पशु सब हैं, और इस एरिया में कुछ आपको चट्टान वगैरह भी देखने के लिए मिल सकता है। ये ज़्यादातर प्लेन तो है, लेकिन उस उपजाऊ तरह का उतना मिट्टी नहीं है, वैसा नहीं है। चलिए अब आपको हम डेजर्ट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ये देखिए, ये डेजर्ट है। यहाँ पर मोस्टली कैक्टस आप देखे होंगे, नागफनी, वो प्लांट पाए जाते हैं, क्योंकि उसका रूट जो है बहुत नीचे तक जाकर ज़मीन के नीचे से अपना पानी, वहाँ वाटर लेवल ढूंढ के अपना जीवन वो अपना आगे बढ़ाता है और वहाँ ग्रो कर सकता है। तो वहाँ, और ये जो आप देख रहे होंगे कैमल, इसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि इसके पैर जो होते हैं बहुत गद्देदार होते हैं और बालू पर जंप मारते हैं। तो वो समझ सकते हैं कि जंप मारते होंगे तो ये उछलते हुए जाते हैं, यानी लगता है कि दौड़ते हुए जा रहे हैं। इसी के लिए इसको रेगिस्तान का मरुस्थल का जहाज़ कहा जाता है। आप डेजर्ट देख लिए होंगे, देखिए कहीं समतल टाइप में है, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बहुत गड्ढा है। इस साइड में देखिए कोने में बहुत गड्ढा लग रहा है। तो यही आपको इस चीज़ में समझाया गया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ होता क्या है, इसको सबसे वाइल्ड लाइफ मतलब होता है वन्य जीव, मतलब वन्य जीवन, यानी ये कहने का मतलब है फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड है। सम वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विच आर फास्ट वैलेंसिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन द डेजर्ट इन ए लार्ज नंबर। यानी कहा जा रहा है कि कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे होते हैं, कुछ प्रजाति ऐसे होते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, यानी उसके कुछ प्रकार के प्रजाति ऐसे होते हैं जो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको कभी कभी डेजर्ट एरिया में भी मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपको जैसे कैमल का ही ले लेते हैं। इस तरह का कुछ अलग अलग प्रकार के भी स्पीसीज होते हैं जो कि अपना जीवन सर्वाइव कर लेते हैं डेजर्ट एरिया में। Such species include the great Indian bustard, the black buck, the Indian gazelle, and the Indian wild ass in the Run of Kutch। आपको रन ऑफ कच्छ में जो आप रन ऑफ कच्छ यानी कहते हैं कि ये जो है गुजरात में है, कच्छ की रन, वहाँ पर भी एरिया है, मतलब ये डेजर्ट का। आपको तो पता ही है कि डेजर्ट का एरिया वर्ल्ड रन ऑफ कच्छ यानी गुजरात तक फैला हुआ है। और वहाँ पर जानते हैं कि रन ऑफ कच्छ में बहुत सारे एनिमल वगैरह पाए जाते हैं। तो कुछ जो है उसमें इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, इंडियन गज़ल एंड द इंडियन वाइल्ड एस, ये सब रन ऑफ कच्छ आपको वाइल्ड लाइफ एरिया में देखने के लिए मिलता है। यानी वो एरिया जो वाइल्ड लाइफ जो एरिया होता है, उस एरिया में जो जानवर रहते हैं उसका फिक्स एरिया नहीं रहता, ना ही कोई बाउंड्री रहता है। जैसे नेशनल पार्क वगैरह में देखते होंगे, जू में देखते होंगे, उसको घेर दिया जाता है चारों बगल से और सबका एरिया फिक्स रहता है। ये एनिमल का रूम ये है, टाइगर का अलग रहता है, और देखते होंगे लायन का अलग रहता है, फिर हिरन का अलग रहता है, सबका अलग अलग दिखता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ एरिया में ऐसा नहीं रहता है। कोई भी जानवर इधर उधर पूरे जंगल में घूम सकते हैं। और कुछ जो जानवर आपको यहाँ पर हम बताए हैं, कुछ एनिमल बताए हैं, ये सब एरिया रन ऑफ कच्छ में भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर कि डेजर्ट एरिया होता है। तो आप समझ गए होंगे। ये सब देख लीजिए, कुछ एनिमल दिया है, वाइल्ड लाइफ एनिमल, ये जो जंगल में रहते हैं, खुलेआम घूमते हैं, इसका कोई एरिया फिक्स नहीं रहता, ये पूरे जंगल में अच्छे से घूमते हैं। कहा जा रहा है सेविंग इंडस्ट्री स्पीसीज ऑफ इंडिया, यानी जो भी ये जानवर हैं हम लोग को इसको सेविंग करना चाहिए, बचत करनी चाहिए, यानी इसको शिकारियों से अन्य मतलब अन्य प्राणियों से भी इसको बचाना चाहिए। जैसे बहुत आजकल ये जो है मनुष्य ही आजकल इसका ज़्यादा हंटर लोग ज़्यादा जाते हैं शिकार करने के लिए और इसको मार देते हैं। लेकिन ये सब एरिया बहुत ही इंडेंजर्ड एरिया होता है। इंडेंजर्ड से समझिए पहले कि ये लोग का भी संख्या बहुत धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लुप्त हो चुकी है। समझिए एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है जानवर सब। तो सोचिए कि क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी क्लाइमेट पर, हमारी अर्थ पर। तो ये सब का रहना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग रहते हैं तो ये लोग का भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जो है इसका अब जो है इसलिए कहा जा रहा है सेविंग कीजिए,
क्योंकि ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया है, ये लुप्त की कगार पर है और ये ख़त्म होने की कगार पर है। इसलिए सेविंग के लिए हमारे जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एक्ट वगैरह चला है, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 1973 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट, यानी 72 में ही आया था, 73 से शुरुआत हुई, जिसके तहत टाइगर को बचाने के लिए एक रिज़र्व बनाया गया। बहुत सारे देखते होंगे रिज़र्व नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर बहुत सारे जानवर को रखा जाता है और उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये सब कुछ आपको जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर कुछ एनिमल्स वगैरह दिखाया जा रहा है। चलिए अब आते हैं, टॉपिक है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है, यानी जलवायु क्या होता है। द रीजन एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कहा जा रहा है कि इसका जो रीजन है, यानी जिस मतलब इसका एरिया किस तरह का होगा, मतलब एक्सट्रीम टाइप का, एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम टाइप क्लाइमेट। अब एक्सट्रीम यानी कहने का मतलब है कि ये सब जो एरिया होता है, रीजन होता है, वहाँ पर क्लाइमेट का असर किस तरीके से होता है, आइए हम देखते हैं। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। कहा जा रहा है कि इस एरिया में, ये जो रीजन होता है, जो एरिया हमारा होता है, जहाँ पर एक्सट्रीम टाइप का मतलब इसका किनारा भाग जो होता है, या कह सकते हैं इसका बीच वाला भाग, या अति शुष्क होता है, या तो ये बहुत गर्म होता है या बहुत ठंडा होता है। कहा जा रहा है इट इज़ वेरी हॉट इन समर। समर में ये एरिया जो होता है, क्लाइमेट का जो पड़ता है प्रभाव, वो बहुत ही गर्म देखने के लिए मिलता है और वेरी कोल्ड दिखने के लिए मिलता है विंटर में। विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और समर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। बट नाइट्स आर कूल इवन इन समर। लेकिन ये कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो जहाँ पर रात में बहुत ठंडा लगता है, गर्मी के दिन में भी। इसलिए देखते होंगे बहुत जगह लोग गर्मी के दिनों में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं। कहने का मतलब है कि जब एरिया वो गर्म होता है दिन में, तो धीरे धीरे शाम होते होते, रात होते होते वो ठंडा होने लगता है और 2 बजे से 4 बजे के सुबह में देखते होंगे कि सबको ठंडा लगने लगता है। उसके बाद वो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। आपको भी ऐसा महसूस होता होगा, फील करते होंगे। इट इज़ सो बिकॉज सैंड गेट्स हीटेड और कोल्डेड क्विकली। इसका कहने का मतलब है कि जब हमारा सनलाइट अर्थ पे पड़ती है, तो यहाँ पर जो भी सैंड वगैरह, बालू वगैरह होते हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में पहले वही गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाते हैं और जल्दी ही वो ठंडा भी हो जाते हैं। अब देखते होंगे जब तक सूर्य का, सुबह सुबह आप जगते हैं, सूर्य का रोशनी जब आप पे पड़ता है, तो क्या आपको लगता है क्या आप कपड़ा खोल लें, आप बहुत गर्मी लगने लगा? ऐसा नहीं लगता होगा। आप अच्छे से सनलाइट का लगाते होंगे, पूरे शरीर में विटामिन डी लेते होंगे। वो जो होता है सबसे पहले अर्थ को गर्म करती है। सूर्य का सनलाइट जो होता है पहले किसी इंसान पर नहीं पड़ के वो अर्थ पर पड़ती है और अर्थ का सरफेस को गर्म करती है। जब धीरे धीरे वो गर्म हो जाती है और अर्थ से ही एक तरह से भाप टाइप में निकलने लगता है, यानी गर्मी निकलने लगता है ऊपर सरफेस एरिया से, उसके बाद हम लोग को गर्मी लगना स्टार्ट होती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ओ गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप चल रही है। धूप का असर तो शुरू से ही, यानी नीचे से ही होना स्टार्ट हो गया है, जब उसका सनलाइट धरती पे पहुंचा और वो लैंड सरफेस को गर्म करके अब लैंड सरफेस का एरिया से अब जो हीट है वो ऊपर की ओर आ रहा है, तो हम लोग को गर्मी लगेगा ही, क्योंकि हम लोग उसी के ऊपर रहते हैं। बाद में ये एरिया धीरे धीरे शाम होते होते सनलाइट का असर ख़त्म हो जाता है, तो ये एरिया धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा होते होते ये रात में इतना ठंडा हो जाता है कि हम लोग को ठंडा लगने लगता है, बाद में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। इन विंटर द डेज आर वार्म बट द नाइट्स आर कोल्ड। और देखने के लिए आपको मिलता होगा कि इसका जब क्लाइमेट चेंज होता है, यानी सीजन चेंज होता है, तो विंटर का जो मंथ होता है उसमें आपको उस डेज में वार्म यानी गर्मी महसूस होने लगेगा और रात में आपको ठंडा महसूस होगा। तो ये सब जो है क्लाइमेट पर असर करता है। क्लाइमेट जलवायु जो मानसून जो है उस पर असर करता है, उस पर डिपेंड करता है। आप सब जगह का क्लाइमेट अलग अलग होता है। जैसे अभी मान लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा धूप टाइप में निकल रहा है, अब गर्मी होने वाली है, और जम्मू कश्मीर वगैरह चले जाइए, उत्तराखंड वगैरह चले जाइए, वहाँ पर लोग पहाड़ वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर जो रहते हैं वहाँ पर भी अक्सर ठंडा लगता है उन लोग को। अच्छा मौसम है वहाँ का, ना ही ज़्यादा धूप ना ही ज़्यादा
ठंडा, और वो सब मौसम में वो लोग अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये सब क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट है। चलिए तो आज आपका ये यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और इस एरिया में मतलब जो होता है, ये कहने का मतलब होता है कि क्लाइमेट का ये जो असर होता है बहुत अलग अलग जगह पर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई डेजर्ट का बारे में बता रहा है, कहीं लैंड सरफेस मतलब कहीं एक प्लेन्स एरिया के बारे में बता रहा है, कहीं डेजर्ट एरिया के बारे में बता रहा है, कहीं माउंटेन वाला एरिया में बता रहा है। तो सब जगह क्लाइमेट का असर अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ जो कह रहा है ये आपका एरिया जो है ये डेजर्ट वाला एरिया की बात कर रहा है। तो डेजर्ट की एरिया की बारे में इतना सारा चीज़ देखे, और इससे अपने आप में भी यानी हम लोग के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। रात में हम लोग को भी ठंडा लगता है, चाहे वो समर हो चाहे वो विंटर हो। और कहा रहा है दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और ये सब एरिया में जो रहता है बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है, खासकर डेजर्ट वाले एरिया में। देयर आर नो रिवर्स इन द रीजन, यानी इस जगह पे कोई भी नदी तालाब आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। वो कभी कभी क्या होता है कि मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाता है, पॉन्ड बनाया जाता है, लेक बनाया जाता है, और वहाँ पर लोग पानी जमा करके डेजर्ट एरिया में आप धीरे धीरे भी लोग सर्वाइव करने लगे हैं, रहने लगे हैं। आप चले जाइए राजस्थान में कुछ जगह ऐसा है, पहले तो लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, अब आपको कुछ कुछ आदमी उधर भी नज़र आएंगे, वो लोग भी किस उस जगह पर अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। चलिए तो ये आपका 3 टॉपिक ख़त्म हो गया, लैंड सरफेस, क्लाइमेट और डेजर्ट। और कल जो है हम नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से जो आपका आप चैप्टर का इसका पार्ट 2 में जो है उसको ख़त्म कर देंगे, उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे ऐसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। टुडेज वर्क फॉर यू में आपको 3 क्वेश्चन दिया है। व्हाट इज़ क्लाइमेट अभी जस्ट बताएं, व्हाट इज़ लैंड सरफेस, और व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ। ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के इसको समझ के उसको बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।